हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें विधायिका का एक अहम योगदान होता है। और विधायिका में किसी भी क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वे सांसद हों या विधायक हों, उनका अहम योगदान होता है, उनकी भागीदारी होती है। ऐसे में अगर एक ऐसी प्रक्रिया से किसी सांसद को निलंबित कर दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है, साथ ही वे कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी सांसद को निलंबित किया जा सकता है। तो आज के सेशन में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कैसे होता है सांसदों का निलंबन। दरअसल कुछ न्यूज़ खबरों में है, जैसे 12 राज्यसभा एमपी सस्पेंडेड फॉर एंटायर सेशन, अपोजिशन कॉल्स इट अनडेमोक्रेटिक, यानी 12 जो सांसद थे उनका सस्पेंशन यानी उनका निलंबन कर दिया गया राज्यसभा से, और इसे विपक्षी दलों ने असंवैधानिक कहा है, एक तरीके से अनडेमोक्रेटिक कहा है। असंवैधानिक तो नहीं लेकिन अनडेमोक्रेटिक कहा है, यानी एक तरीके से अलोकतांत्रिक कहा है। अगली न्यूज़ है, राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू रिजेक्ट्स डिमांड टू रिवोक सस्पेंशन ऑफ 12 एमपीज, अपोजिशन स्टेजेस वॉकआउट। तो जब निलंबन हुआ, निलंबन के अगले ही दिन जो विपक्षी दल थे उन लोगों ने, जो सभापति हैं राज्यसभा के वेंकैया नायडू जी, उनसे इस निलंबन को वापस ले जाने की मांग रखी, लेकिन उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया, जिसके बाद इन लोगों ने सदन से वॉकआउट कर लिया। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है उसमें इस न्यूज़ को थोड़ा और विस्तार से देखेंगे, इसके बैकग्राउंड को जानेंगे, क्योंकि इस बैकग्राउंड में मानसून सत्र का जिक्र किया गया है। संसद का इस वक्त का जो सत्र चल रहा है या शुरू हुआ है वह शीतकालीन सत्र है, और इसके पहले जो सत्र चला था वह मानसून सत्र था। अभी हम उसके बारे में ही बात कर लेंगे। तो उस दौरान कुछ घटनाएं हुई जिसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। निलंबन कैसे होता है, इससे जुड़े नियम क्या हैं और इसके प्रावधान क्या हैं। पहले ऐसी कब कब घटनाएं घटी हैं जब इस तरह से किसी सदस्य को निलंबित किया गया हो, इसका क्या प्रभाव हो सकता है, क्या निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, और एक सवाल रहेगा जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। इसके अलावा यह जो विषय है यह जीएस पेपर 2 से जुड़ता है, जिसमें जो सब टॉपिक रहेगा इसका संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए भी तथ्यात्मक रूप से जो इसके फैक्ट आएंगे वे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कोई भी सवाल बनाया जा सकता है। ठीक, चलिए हम इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको जानने से पहले एक बार न्यूज़ को जान लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि कल से यानी 29 तारीख से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, और सबसे पहले ही दिन इस सत्र में जो विशेष चर्चा का विषय रहा वह रहा 3 कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के लिए जो बिल लाया गया उसका पारित किया जाना। तो जैसे ही यह बिल लाया गया तो चर्चा किए बिना ही इसको पारित कर दिया गया, और जब यह बिल पारित हो गया उसके बाद जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने 12 सांसदों के निलंबन के लिए भी एक मांग रख दी, और उनके निलंबन की प्रक्रिया के बाद उनको निलंबित कर दिया गया। तो ये जो विधेयक था, विधेयक का विरोध किया जा रहा था एक तरह से। उसके बाद विधेयक को निरस्त किए जाने की बात आई, लेकिन उस विधेयक को जब निरस्त किया जाना था उस दौरान चर्चा नहीं हो सकी उस विधेयक को निरस्त किए जाने के मुद्दे को लेकर कि भाई लाया क्यों गया था और लाए जाने के बाद यदि निरस्त किया जा रहा है तो इसके कारण क्या है, मतलब इसमें एक चर्चा होनी चाहिए थी। इसी को लेकर के कुछ विवाद हुआ। विवाद का मतलब इस तरह के आर्गुमेंट रखे गए, लेकिन उसको इस तरह से विवाद में यानी बहस का मुद्दा नहीं बना करके सीधे पारित कर दिया गया। अब जो 12 सांसदों का निलंबन किया गया है उसके लिए कुछ कारण बताए गए हैं। उसका कारण बताया गया है कि साहब पिछले मानसून सत्र में जो अभी बीत चुका है उस दौरान इन सांसदों ने कदाचार, अवमानना, अनियंत्रित और हिंसक व्यवहार दिखाया और सुरक्षा कर्मियों पर जानबूझकर हमले जैसे कृत्य किए। ये आधार पर्याप्त है किसी भी व्यक्ति को एक सदन से निलंबित करने के लिए। जब निलंबन उनका किया गया उसके बाद जो सभी विपक्षी दल हैं उन लोगों ने मिलकर के इसका एक तरीके से विरोध किया, और विरोध को दर्शाने के लिए इस प्रक्रिया को अलोकतांत्रिक बताया और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। ज्वाइंट स्टेटमेंट में कुछ बातें प्रमुख रूप से कही गई थी कि जो रूल्स एंड प्रोसीजर है राज्यसभा का, उसके तहत पिछले सत्र के दौरान किए गए कृत्यों के लिए
इस सत्र में यानी मौजूदा वर्तमान सत्र में निलंबन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ये अलोकतांत्रिक है। ऐसे ही कुछ मांग रखी, हालांकि मांग नहीं मानी गई और आज की हमने न्यूज़ देखी कि कैसे उस प्रक्रिया को सही ठहराते हुए निलंबन रद्द करने के आदेश को श्री एम वेंकैया नायडू जी ने खारिज कर दिया। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि को देखें फिर हमें मामला थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। पृष्ठभूमि में इस साल का जो मानसून सत्र था 2021 का, वह तो था ही, साथ ही 2020 का मानसून सत्र भी इसमें शामिल है, जब कृषि कानून आए थे और उनका विरोध शुरू हुआ था। सामान्यतः संसद के 3 सत्र माने जाते हैं। बजट सत्र जो सबसे लंबा चलता है, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। अभी कौन सा चल रहा है? अभी चल रहा है शीतकालीन सत्र। घटना है मानसून सत्र की। 2020 का जब मानसून सत्र चल रहा था उस वक्त कृषि कानून लाए गए थे और उनको जब पारित किए जाने के लिए बात आगे बढ़ी तो विपक्ष ने एक मांग रखी कि इन कानूनों को प्रवर समिति के समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत किया जाए। लेकिन जांच के लिए प्रस्तुत किया जाता या ना किया जाता, उससे पहले ही कुछ हिंसक झड़पें सामने आई और उसके बाद हमने देखा कि 6 विपक्षी सांसदों का निलंबन कर दिया गया। हिंसक तो क्या, मतलब ऐसे कृत्य अपने आप में ही सांकेतिक रूप से ही हिंसक हो सकते हैं। जहां पर जो उपसभापति जी थे उनके ऊपर कागज फेंके गए। तो इस तरह से यह प्रक्रिया अपने आप में खराब दिखाई देती है, संसदीय परंपरा को बाधित करती है। दूसरा घटनाक्रम 2021 का है, जहां पर पेगासस हैकिंग वाला मामला और कृषि कानूनों का मुद्दा एक साथ उठाए जाने की बात चल रही थी, उस पर डिबेट किए जाने की बात थी। जो केंद्रीय मंत्री हैं वे उस पर बयान दे ही रहे थे कि तभी तृणमूल कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने उनका विरोध किया और उनके हाथ से एक तरह से जो बिल था उसको छीन लिया। उसके बाद नोकझोंक की प्रक्रिया आगे बढ़ी और हमने देखा कि उसके बाद जो सांसद जी थे उनका निलंबन कर दिया गया। हालांकि किसी सदस्य का नाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये जानना है कि जो भी प्रतिनिधि जनता की तरफ से चुनकर भेजे गए हैं उनका कृत्य कैसा होना चाहिए, हमारी संसदीय प्रक्रिया या संसदीय परंपरा के लिए किस तरह से ऐसी घटनाएं दुखद हैं या फिर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ये घटनाएं बेकार भी साबित हो सकती हैं, उसको क्षरित कर सकती हैं। जो निलंबन से जुड़े नियम हैं हम उनको समझ लें। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही ऐसे नियम बनाए गए हैं और इसे कहा गया है राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम के तहत ये आते हैं। इसके तहत नियम 255 और नियम 256 ये दोनों ही नियम कार्य संचालन के तहत निलंबन और सदस्य को एक दिन के लिए बाधित करने से संबंधित है। जो 255 है वह कहता है सदस्य का सदन से हटा दिया जाना या एक दिन की जो कार्यवाही है या जो प्रक्रिया है उससे उसको हटा देना। तो सभापति, राज्यसभा की अभी हम बात कर रहे हैं, सभापति जिस सदस्य को, किसी सदस्य को जिसका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण है, बाधित करता है प्रक्रिया को, तो वे ऐसा आदेश दे सकते हैं कि वह व्यक्ति सदन से तत्काल रूप से वहां से चला जाए और सदन में उपस्थित वह व्यक्ति जो होगा उसे ऐसा करना होगा। अगला नियम है 256 जिसमें सदस्य का निलंबन किया जाना शामिल है। इसमें कहा गया है कि यदि सभापति आवश्यक समझे तो ऐसे किसी व्यक्ति को उसका नाम लेकर के बताएगा कि ऐसे व्यक्ति ने सदन की बार बार उपेक्षा की है या फिर जो पीठासीन अधिकारी है उसके जो कहा जाना है, जो भी उन्होंने कहा है उसकी उपेक्षा की है और जानबूझकर ऐसा किया है तो और राज्यसभा के कार्य में बाधा डाली है, ऐसा होने के दौरान उस व्यक्ति को सदन से निलंबित किया जा सकता है। ऐसा एक प्रस्ताव जो संसदीय कार्य मंत्री होंगे सामान्यतः परंपरा के तहत वे ही लेकर के आते हैं और ऐसे व्यक्ति को सदन से बाहर जाने की अनुमति दे दी जाती है और बाहर जाने के लिए कह दिया जाता है। सामान्यतः जब ऐसा निलंबन होता है तो ये उस सत्र में एक दिन या उससे ज़्यादा दिनों या सत्र की पूरी अवधि के दौरान दिया जा सकता है, लेकिन एक सत्र से अधिक नहीं हो सकता, ऐसा इस नियम में कहा गया है। यदि आवश्यक समझे, सभापति महोदय जी आवश्यक समझें या फिर अध्यक्ष ऐसा आवश्यक समझें तो निलंबन को वापस भी लिया जा सकता है। हालांकि ऐसी प्रक्रिया के तहत ऐसा कहा जाता है
कि जिस सदस्य के ऊपर ऐसा करने का आरोप लगा हो उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और यदि वे ऐसी क्षमा याचना करते हैं तो उनका निलंबन रद्द भी किया जा सकता है। ऐसे ही नियम अगर हम लोकसभा में बात करें तो 373, 374 और 374 का के तहत जोड़े गए हैं। 2001 में लोकसभा के अंतर्गत 374 का को जोड़ा गया, जो लोकसभा के अध्यक्ष को कुछ विशेष शक्तियां देता है, जहां पर स्वचालित रूप से निलंबन 5 बैठकों तक के लिए बढ़ जाता है। 5 बैठकें या फिर सत्र का समाप्त होना जो भी पहले हो उस तक ऐसा निलंबन लागू रहता है, ऐसा इस नियम में कहा गया है। बाकी नियम समान है लगभग। अब हम कुछ पहले की ऐसी घटनाओं की बात कर लेते हैं। ऐसी पहली घटना हमें देखने को मिलती है 1963 में, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी सभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान भी सांसदों ने वॉकआउट किया और हमें ऐसा निलंबन देखने को मिला। उसके बाद 1989 में एक ठाकर आयोग है जिसकी रिपोर्ट पर चर्चा हो रही थी। उस समय 63 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा 2010 में एक मंत्री से महिला आरक्षण बिल छीनने के लिए 7 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। 2015 में भी जो तत्कालीन अध्यक्ष थी श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, उन्होंने भी 25 सांसदों को निलंबित किया था लोकसभा से, और वो किया था 374 का के तहत। अभी हमने पहले लोकसभा के एक विशेष जिसकी बात की जो बाद में जोड़ा गया है नियम। इसका प्रभाव क्या होता है? प्रभाव ही जानना बहुत आवश्यक होगा किसी भी उत्तर को लिखने के लिए। प्रश्न भी जो मूल रूप से डिमांड करेगा वो आपसे यहीं से करेगा। नियमों के बाद इस प्रभाव को समझना, पहला तो इससे जो कार्य दिवस हैं उनकी संख्या में गिरावट आती है, यानी संसद का कार्य जितने दिनों तक के लिए भी संचालित होता है, बैठकें जितने दिनों तक संचालित होती हैं, उसमें भी ऐसी अव्यवस्था का होना, ऐसे टकराव होना, बैठकों का स्थगित किया जाना अपने आप में उसके जो टोटल कार्य दिवस हैं साथ ही कार्य के घंटे हैं उनको बाधित करता है। इसके अलावा विचार विमर्श की प्रक्रिया में भी बाधा बनता है। किसी भी लोकतांत्रिक परंपरा में बहुत ही जरूरी है कि देश के नागरिकों के लिए जो भी कानून, जो भी विधान बनाया जाना है उसको एक बेहतर तरीके से उसके सभी पक्षों को समझते हुए, विरोधियों की बातों को जानते हुए इस बात को भी समझना जरूरी है कि कौन कौन से मुद्दे उसमें आवश्यक हैं। उस विधान को बनाते समय कौन से उसके पक्ष हैं, कौन से उसके विपक्ष हैं, वह अधिकतम लोगों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, इस पर विचार विमर्श के जरिए ही एक अच्छा निष्कर्ष निकलता है। ऐसे में विचार विमर्श को बाधित करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। इसके अलावा जो विवादास्पद मुद्दे हैं जिस पर विवाद बना हुआ है, जैसे कृषि कानून का ही, उसमें भी स्वस्थ बहस ना हो पाना हमने देखा भी। इसी के चलते कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं प्रमुख रूप से, जहां पर विपक्षी सांसदों को या फिर चुने हुए प्रतिनिधियों को ऐसा लगता है कि जनता ने हमें जिस कार्य के लिए भेजा है, यदि हम वो कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं तो खीज उठती है। ऐसा जब विश्लेषण किया गया ऐसी स्थितियों का कि ऐसी स्थितियां क्यों बनती हैं, तब भी यह बात सामने आई। खुद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इस विचार को बताया कि अक्सर ऐसा भी होता है जब कोई प्रतिनिधि अपनी बात न रख पाए, जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व न कर पाए, उस वक्त ऐसी खीज हो सकती है। तो उसका परिणाम भी ऐसे स्थितियों में देखने को मिलता है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र में बाधा तो होती ही है, लेकिन अगर खीज वाला मामला है या फिर कोई व्यक्ति अपना प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं रख पा रहा है, वहां तक तो ऐसी स्थितियों को तो फिर भी मैनेज किया जा सकता है। समस्या कब आती है? मुख्य समस्या तब आती है जब ये बाधाएं नियोजित रूप से की जाएं, यानी कि प्लान्ड तरीके से संसद को बाधित किया जाए, और उसका कारण हो सकता है प्रचार करना या फिर किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए जानबूझकर ऐसी अव्यवस्था को फैलाना। तो राधाकृष्णन जी ने कहा था कि ऐसी स्थिति को टैकल करना या ऐसी स्थिति को हमें काबू में लाना बहुत ज़रूरी होगा, और यही बहुत महत्वपूर्ण चुनौती भी है। तो निष्कर्ष के रूप में इसीलिए हम इसको लेकर के आए हैं कि इस मुद्दे को कैसे डील किया जाए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसी किसी वर्तमान स्थिति में राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करना, या पहली बार चुन करके गए हैं या दूसरी बार चुन करके गए हैं तो जनता के सामने, कैमरे के सामने आना, ऐसे स्थितियां भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक हैं। क्या किया जा सकता है?
पहला तो हमारा उद्देश्य यही है कि संसद को सशक्त बनाया जाए ताकि जो जनता है उसका संसद पर भरोसा बना रहे और संसदीय प्रक्रिया भी ठीक तरीके से काम करती रहे। इसके अलावा सांसदों और खासतौर से विधायकों के लिए भी, क्योंकि ऐसी ही स्थितियां हमें विधानमंडलों में भी राज्य के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, इसलिए दोनों पर ही लागू होता है। एक आचार संहिता का पालन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। अगला, विधायिकाओं की बैठक के जो दिन हैं, बैठक की जो समय अवधि है, उसको भी बढ़ाए जाने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं दिन भर में किस किस मुद्दों पर बहस होगी, वे एक निश्चित होने चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम इस विषय का कि जो विपक्ष के लोग हैं उनके लिए भी एक समय की सुरक्षा दी जाए, एक समय की गारंटी एक तरह से दी जाए ताकि वे भी अपनी बात रख सकें। उनको भी एक सम्मानजनक स्थिति में जो भी सत्ता पक्ष है उसको देखना चाहिए कि देखिए, विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी संसदीय लोकतंत्र में, खासकर एक संतुलन की स्थिति में। मान लीजिए कोई भी कानून आता है, कोई भी बिल आता है कानून बनने के लिए, तो उस बिल में क्या क्या प्रावधान हैं, यदि कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत लगती है कि ये प्रावधान बेहतर नहीं है जनता के लिए, उस पर वाद और विमर्श दोनों ही चीज़ें होनी बहुत आवश्यक है। तभी उसके सभी पहलुओं को ठीक से समझा जा सकेगा और आवश्यकता होने पर यदि विपक्ष की कोई राय सही है तो सत्ता पक्ष को उसे स्वीकार भी करना चाहिए और उस प्रावधान में शामिल भी करना चाहिए। यही एक स्वस्थ लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मांग भी होती है। इसी आधार पर इन मुद्दों को आप समझिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का जो सवाल है वह है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि संसद में स्वस्थ बहस होती रहे। कथन के आलोक में हाल ही में हुए सांसदों के निलंबन पर चर्चा कीजिए। चर्चा करने का मतलब ही है कि हमने जिन बातों को डिस्कस किया उसके कुछ प्रमुख पॉइंट्स को आप उत्तर की फ्रेमिंग में डालने का प्रयास कीजिएगा। आज के टॉपिक में इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।